नमस्कार बच्चों। देखो, जो लाइव स्ट्रीमिंग अपन चला रहे थे उस लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। कभी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि देखो, कुल मिला के हमारा काम क्या है, हमारा विजन है कि आपके पास तक हम सारे कंटेंट को पहुंचा पाएं। तो अब जो भी आगे चीजें नहीं आ पाई आपके पास, सही से नहीं पहुंची हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको आपको रिटन फॉर्म में इस तरह से वीडियो बना के मैं आपको दे दूं। तो संबंध और फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इन दोनों के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2025 के अकॉर्डिंग, या आगे कभी भी आगामी परीक्षाओं में आप जाओगे 2025 के बाद अगर कोई 26 में भी देखता है, तो सारे बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें इंक्लूड होंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हमने संबंध के बारे में पढ़ लिया है, वो हमारा लाइव चला था। तो संबंध क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ लिया हमने। ठीक है, फलन इसमें हम पढ़ेंगे और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन भी पढ़ेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संबंधों के, सबसे पहले उनको करते हैं। देखो समझो, पहला क्वेश्चन है कि यदि दो परिमित समुच्चयों, यहाँ पे परिमित है, ठीक है, दो परिमित समुच्चयों ए तथा बी में अवयव क्रमशः एम और एन है, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। तो हमें बताना है कि संबंधों की संख्या क्या होगी। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है कि कोई भी हमें दो समुच्चय दिए जा रहे हैं ए और बी, उनमें संबंधों की संख्या पूछी जाए, तो संबंधों की संख्या बराबर होता है 2 की पावर m इंटू एन। ठीक है, तो होता क्या है इसमें कि a क्रॉस b जो होता है, अगर a में m अवयव है और b में n अवयव है, तो a क्रॉस b में m इंटू n अवयव होंगे। और कोई भी समुच्चय जिसके उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n, और r क्या होता है, संबंध होता है a क्रॉस b का उपसमुच्चय। तो इस वजह से यहाँ पे 2 की पावर m इंटू n आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो a बराबर दिया होता 1,2 और b बराबर दिया होता 1, 2, 3, और हमको पूछा जाता कि a से b में संबंधों की कुल संख्या क्या होगी, तो वो क्या हो जाता 2 की पावर 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर 6 आंसर आता है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2023 में ये पूछा जा चुका है और इस तरह से भी ये क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लर्न कर लें। ये आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि समुच्चय n में संबंध r परिभाषित है और r बराबर दिया है a, b, और a और b में जो संबंध है a बराबर b माइनस 2 है, यानी कि जो a, b लिखा है इसमें जो b होगा वो a से 2 ज्यादा है। ठीक है, समझ गए। तो अब इसमें ये देखो, और ये कंडीशन इसको फॉलो करेगा कि b जो है वो बड़ा होगा 6 से। तो सबसे पहले देखो कि b जो है 6 से बड़ा किस किस में है, पहले में नहीं है, तो पहला साफ साफ गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप ऑप्शंस का ही यूज करें ज्यादातर। ठीक है, अब दूसरे पे आए, तो दूसरे में b की वैल्यू दी है 8, b इक्वल टू 8 है, तो a की वैल्यू क्या आएगी 8 माइनस 2 यानी कि 6 आएगी। तो हमारा ये क्रमिक बनता है, वो बनता है 6,8, लेकिन यहाँ 3,8 दिया, ये भी गलत है। इस पे आएंगे तो 6,8, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें 6,8 बिलोंग्स टू आर, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। इस तरह से ही करने हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पिछले में पूछे जा चुके हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा हमारा सवाल है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध आर बराबर दिया है a, b, और a लेस देन इक्वल टू दिया है बी स्क्वायर के। जो a, b लिखा जाएगा वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहली चीज की बात करते हैं कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है। ठीक है, अगर स्वतुल्यता की बात करोगे तो स्वतुल्यता में क्या होता है कि a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ये होता है। लेकिन a, लोगे तो किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर वो 1 से बड़ी है तो वो हमेशा बड़ा होगा। किसी भी संख्या का जैसे स्क्वायर किया तो वो हमेशा बड़ा होगा। लेकिन ये चीज अगर आप सिर्फ इतना सोच के, क्योंकि 1 से बड़ी संख्याओं को जितनों के भी ले रहे हैं उनमें यही फॉलो हो रहा है, जैसे मान लो 2 लिया होता तो 2 से हमेशा बड़ा होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो बड़ा होगा, तो ये सही हो जाता और आपको लग रहा होगा कि स्वतुल्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम 3 स्टेप में चेक किया करेंगे हमेशा। एक स्टेप होगा हमारा 1 से बड़े के लिए, एक स्टेप होगा 1 से लेके 0 तक के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत देगा वो 0 से 1 के बीच वाली संख्याएं ही देती हैं। तो इस बात को आप समझ ही रहे हो। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो इसको हम साफ कर दे रहे हैं। अब देखो, इसमें
कि स्वतुल्य हमें चेक करना है। तो अब जिन पे हो रहा है उनसे हमें कोई खास लेना देना नहीं है, बीच वाली संख्या में आ जाओ। मान लो हमने ले लिया 0.2 और 0.2, दो संख्याएं ली। तो यहाँ पे अगर हम 0.2 लेस देन इक्वल टू 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 लेस देन इक्वल टू 0.04। अब इसको पढ़ो कि 0.2 जो है उससे बड़ा है 0.04, क्या ये सत्य है? तो ये सत्य नहीं है। और अगर ये सत्य नहीं है तो यहां पे हम कह देंगे अतः प्रत्येक a बिलोंग्स टू a के लिए a, डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, ये वाला स्वतुल्य तो नहीं है। अब बात आती है कि ये सममित है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा स्टेप आया हमारा क्या, सममितता चेक करेंगे। तो अगर हम सममितता चेक करेंगे तो मान लो हमने a बराबर ले लिया 2 और b बराबर ले लिया 1। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 2 है लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर अगर हम करें तो क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो ये हमारा a बराबर 2 और 1 हम ले ही नहीं सकते हैं। ऐसा लेना पड़ेगा पहले से ही कि कम से कम वो सही हो। मान लो हमने a बराबर ले लिया 1 और b बराबर लिया 2, तो 1 से 2 का स्क्वायर जो होता है वो बड़ा होता है, यानी कि 1 से 4 बड़ा होता है, और ये सही है। और ये सही है तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू r हो गया। अब हम क्या चेक करेंगे कि इसका उल्टा भी होना चाहिए, यानी कि 2 से 1 का स्क्वायर बड़ा हो। क्या ऐसा होगा? यानी कि 2 से 1 बड़ा होता है? नहीं होता। तो ये सत्य नहीं है। तो ये सत्य नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो हमें क्या मिला यहाँ पे कि 1,2 तो है लेकिन 2,1 नहीं है, अतः यह सममित नहीं है। ठीक है, और अगर ये सममित नहीं है तो अब आगे बढ़ेंगे, संक्रामकता चेक कर लेते हैं। संक्रामकता के लिए जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं उनको याद रखना। मान लो कि हमने a बराबर ले लिया 3 और b बराबर ले लिया 2 और c बराबर ले रहे हैं √2.5। अब देखो, अगर हम a, b लिखें, यानी कि 3 से 2 का जो स्क्वायर होता है वो बड़ा होता है, यानी कि 3 से 4 बड़ा है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3,2 बिलोंग्स टू r। ये हमारा a, b का कार्य करेगा। ठीक है, अब b, c को देखते हैं कि 2 से √2.5 का स्क्वायर करेंगे तो वो बड़ा होगा, यानी कि 2 से 2.5 बड़ा होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2,2.5 बिलोंग्स टू r। अब AC पे जाएंगे तो हम क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि देखो ये AB हो गया तो ये BC हो गया। तो AC देखेंगे तो 3 लेस देन इक्वल टू क्या 2.5 होता है? नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे कि 3,2.5 डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः यह संक्रामक नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम चेक करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 2024 में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है और L1 L2 पर, L1, L2 जो दिया है उसमें हम मान के चलेंगे कि L1 L2 पर लंबवत है, यानी कि जो L1 है वो परपेंडिकुलर है L2 के। तो समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, तो बताओ कि यह संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक में क्या क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखो, अब पहली बात आती है स्वतुल्य के लिए। तो यहां पे साफ साफ आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी रेखा स्वयं के लंबवत नहीं हो सकती। अगर कोई भी रेखा स्वयं के लंबवत नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि L1 अगर हम करेंगे ये डज नॉट बिलोंग्स टू R आ जाएगा, यानी कि L कोई स्वयं रेखा है वो स्वयं के लंबवत नहीं होती। मान लो ये रेखा है तो ये इसी रेखा के लंबवत कैसे हो जाएगी? ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आता है यह
स्वतुल्य नहीं है, तो स्वतुल्य तो नहीं है। अब दूसरी बात पे आते हैं सममितता पर, कि सममित है कि नहीं है। सममित के लिए मान लो हमने मान लिया कि L1 L2 बिलोंग्स टू R है, यानी कि जो L1 है वो परपेंडिकुलर है L2 के, कुछ ऐसे, ठीक है। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, मतलब ये L1 हुई और ये L2 हुई, तो क्योंकि L1 L2 के लंबवत है तो L2 भी L1 के लंबवत होगी। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, L2 L1 बिलोंग्स टू R। तो हमें सीधा मिला तो उसका उल्टा भी उसी में मिल गया, तो होता है यह सममित है। तो सममित तो ये है, ठीक है। तीसरी चीज पे आते हैं संक्रामकता पर, कि संक्रामकता कैसे चेक करेंगे। तो संक्रामकता के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। मान लो L1 लंबवत है L2 के, तो यहां से L1 L2 बिलोंग्स टू R हो गया। अब ऐसे ही L2 लंबवत है L3 के, तो यहां से हम कह देंगे कि L2 L3 बिलोंग्स टू R हो गया। अब अगर इसी फिगर में आप समझो तो L1 L2 के लंबवत है और L2 के लंबवत एक और रेखा है जो L3 है। तो अगर ऐसा होगा तो ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो यहां से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि जो L1 है वो समांतर होगा किसके, L3 के। अतः L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो अतः यह संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो ना तो ये स्वतुल्य हुआ और ना संक्रामक हुआ, केवल ये सममित हुआ, ठीक है। पांचवा सवाल है कि समुच्चय A बराबर 0 1 2 3 दिया है। A में परिभाषित संबंध इस प्रकार है कि R बराबर ये दिया है। तो आपको बताना है क्या ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो हमें देखो 0 1 2 3 दिया है, तो स्वतुल्यता के लिए क्या होना चाहिए कि सबके जोड़े मिल जाने चाहिए, यानी 0,0 1,1 2,2 और 3,3। ये सब है क्या, 0,0 है, 1,1 है, 2,2 है और 3,3 है, ये सभी बिलोंग्स टू R हैं। अतः यह स्वतुल्य तो है, स्वतुल्यता की पता चल गई हमें। दूसरी चीज आती है सममितता की। सममित में देखेंगे कि सबके उल्टे हैं कि नहीं है। जैसे 0,0 को उल्टा तो 0,0 ही होगा, ये स्वयं हो गया। अब 0,1 का उल्टा 1,0 ये रहा यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको एक बार साफ कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको देखो यहाँ पे 0,0 है। अब 0,0 को उल्टा 0,0 ही होगा, और 0,1 का उल्टा क्या होगा, 1,0 ये भी हो गया। 0,3 का उल्टा क्या होगा, 3,0 ये भी हो गया। 1,1 का उल्टा 1,1, 2,2 का उल्टा 2,2 और 3 का उल्टा 3,3 ये भी मिल गए। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि प्रत्येक A, P बिलोंग्स टू R के लिए B, A बिलोंग्स टू R है। अतः सममित है। तो ये सममित हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं संक्रामकता की। देखो जो भी आपको कभी भी दिक्कत देने वाली है वो संक्रामकता ही देगी, क्योंकि बच्चों को केवल और केवल इसी के लिए ढूंढने में ही दिक्कत आती है कि इसको कैसे हम सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना चाहिए हमें, कि हम पूरे के पूरे इसको उठा ले आते हैं। यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ढूंढेंगे आराम से समझो कि अगर 0,0 आया हमारे पास, तो 0,0 तो आगे कहाँ 0 आ रहा है, 0,1 में। तो अब हम क्या ढूंढेंगे कि हमें 0,1 ही मिल जाना चाहिए, तो ये है ही, ठीक है। अब कहीं और आगे 0 यहाँ है, 0,0 है और 0,3 है, तो हम क्या ढूंढेंगे, 0,3 ढूंढेंगे, ये है ही खुद, ठीक है। अब और कहाँ आगे 0 आ रहा है, कहीं आगे 0 नहीं आ रहा, तो पहले वाला काम खत्म हो गया। अब दूसरे पे आए, दूसरा है 0,1। अब पूरे में कहाँ 1 आगे आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1,0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 0,0 मिल जाना चाहिए है। अब ऐसे ही और कहाँ पे 1 आ रहा है, 0,1 और आगे मिला हमें 1,1।
तो हम क्या ढूंढेंगे, 0,1 ढूंढेंगे, ये भी है। तो ये हो गया। अब और कहीं पे आगे बना रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब ये 1 का काम भी खत्म हो गया। अब 3 पे आए हम, 0,3 मिला हम। तो आगे 3 कहाँ है, ये रहा 3,0। तो क्या मिलना चाहिए, 0,0 मिल जाना चाहिए, है इसके अंदर। और आगे हम बढ़ेंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, 0,3 और 3,3 मिला। अब हम क्या ढूंढेंगे, 0,3 ढूंढेंगे, ये भी है। तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब और कहीं आगे 3 है नहीं, तो इसको हटा देते हैं। अब आए हम 1,0 पर। तो क्या कहीं पे 0 आगे आया है, 0,0 में आया है। तो ढूंढना क्या पड़ेगा हमें, 1,0। तो 1,0 ये है, ठीक है। अब 1,0 और कहीं 0 आ गया है, आया है 1,0 और यहाँ मिला हमें 0,1। तो क्या मिल जाना चाहिए, 1,1, ये भी मिल गया। अब 0 और कहीं आ गया है, ये आया है 1,0 और 0,3। तो क्या मिलना चाहिए, 1,3 मिल जाना चाहिए। देखो कहीं 1,3 है, 1,3 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अतः संक्रामक नहीं है। अगर हम इनको चेक करते जाते और चेक करते करते कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं मिलता, सारे ये हमें ए बी बी सी के लिए ए सी मिल रहे होते, तो हम कहते कि ये हमारा संक्रामक भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझ लो। दिया है इसमें एक प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, ये समुच्चय लिखा हुआ है, समुच्चय एन में एक संबंध आर बराबर दिया है a, b और a और b प्राकृत संख्या है और a बराबर दिया है b स्क्वायर से व्यक्त किया गया है। तो क्या ए बी बी सी और ए सी अगर ये हो तो क्या ऐसा होगा, एक उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब देखो ये उदाहरण लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे देखो संबंध दिया है कि जो a, b लिखे हैं वो तब लिखे जाएंगे जब a बराबर होगा b स्क्वायर, ये वहां से समझ में आ गया। अब मान लो हमने a बराबर ले लिया 6, तो a बराबर ले लिया 16, सॉरी, तो 16,4। अब इसको चेक करते हैं हम, 16,4 को चेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 16 बराबर 4 का स्क्वायर होगा। तो इससे तभी तो होगा 16 बराबर 16। तो यहां से हम क्या कह देंगे कि 16,4 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। अब इसी प्रकार ठीक जैसे ये चेक किया है, अगला देखेंगे कि अगर हम 4 बराबर लिखें तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, तभी तो 4 बराबर 4 होगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 4,2 ये भी आर में है। अब 16 बराबर क्या 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि 16 बराबर 4 हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहां से क्या कह देंगे हम, 16,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जो इसमें पूछा है ये हमारा हो गया a, b बिलोंग्स टू आर, ये हो गया हमारा b, c बिलोंग्स टू आर। लेकिन a, c डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यही हमें पूछा गया है कि उदाहरण देके स्पष्ट करो, तो ये हमारा उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में 1,2 और 2,1 को अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। तो एक ऐसा संबंध बनाना है कि जिसमें 1,2 और 2,1 तो आई आए। तो पहला संबंध बनाते हैं, या पहले इनके हम कार्तीय गुणनफल लिख लेते हैं। जैसे a बराबर हमें दे दिया गया 1, 2, 3, तो a क्रॉस a क्या आएगा, 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2 और 2,3, 3,1, 3,2 और 3,3, ठीक है। ये हमारे कार्तीय गुणनफल लिख गए। अब इन कार्तीय गुणनफलों में से हमें एक ऐसा तुल्यता संबंध बनाना है जिसमें 1, 2 और 2, 1 जरूर आए। तो पहला हम R1 बनाते हैं। मान लो 1,2 आ गया और 2,1 ले लिया, और साथ में हम ले ले रहे हैं 1, 1, 2, 2 और 3, 3। ये हमने इसलिए लिए हैं कि स्वतुल्य होने के लिए जोड़े तो चाहिए ही चाहिए, तो स्वतुल्य होगा इससे। अब इसको चेक करते हैं पहले कि क्या ये तुल्यता संबंध है। तो ये स्वतुल्य है, ठीक है, स्वतुल्य है। सम्मित, सम्मित भी है क्योंकि 1,2 और 2,1 है, बाकी की इनके उल्टे तो यही खुद होते हैं। अब संक्रामक चेक करेंगे, ठीक है।
आप ये जो मेरा पेन की नोक है उसको समझना, ठीक। तो मैं कलर चेंज करके यूज करता हूँ। मान लो यहाँ हमें 2,2 मिला। अब 2,2 मिला तो हम क्या ढूंढेंगे, 1,1 ही हमें मिल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कहीं और 2 आया है, 2 ही आया है। अब यहाँ 1,2 है, यहाँ 2,2 है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1,2 ये है ही, ठीक है। आगे कहीं 2 आया नहीं, अब 1 पे पहुंचे तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 1,1 मिला। अगर 1,1 मिल रहा है तो अब हम चेक क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे 2,1 ये है ही, 2 कहाँ आगे मिला, वो एक और कहीं पे पीछे मिला है, आगे सॉरी और कहीं नहीं मिल रहा, यहाँ मिल रहा है 2,1 और 1,2। तो हमें यहाँ पे 2,2 मिलना चाहिए, मिल गया। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आए, एक यहाँ है आगे और एक यहाँ आगे, तो 1,2 मिलना चाहिए, तो मिल गया। अब 2 पे आते हैं, तो यहाँ आगे है तो 2 ये मैच करेंगे तो 2,1 होना चाहिए, है इसमें, और कोई चीज मिल नहीं रही है, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये संक्रामक भी है, ठीक है। तो अतः ये क्या हो गया, तुल्यता, यह एक तुल्यता संबंध है। यहां से ये तो पता चल गया कि तुल्यता संबंध तो ये है ही, तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा 2 ही सिद्ध करने हैं, तो ऐसे केस में अगर सिद्ध करना हो तो सिद्ध करने का सिंपल ये है कि जितने भी क्रमिक युग्म इसमें आ रहे हैं वो सारे ये आएंगे, और इन सबको बनाते हुए दूसरा रिलेशन R2 बना दो, वो हो जाएगा हमारा 1,1 2,2 3,3, ठीक है। जितने भी इसमें आ रहे हैं वो सब लिख लो, ठीक है। 1,2 और 2,1 ये लेने ही लेने। अब बचा क्या हमारे पास, केवल यही रह गए 3,1 और 1,3 और 3,2 और 2,3। तो ये एक तुल्यता संबंध हो गई। आप चाहो तो इसको भी चेक करके देख लो। तो अतः यहाँ पे लिख दो कि तुल्यता संबंधों की संख्या बराबर 2 है, यही हमें सिद्ध करना था, हो गया, सिंपल है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला जो सवाल है उसमें दिया है कि मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल में, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, तो दर्शाइए कि आर बराबर, ये दिया है आर, ए कोमा बी और ए बी की बहनें द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि वो हमें बताना है कि ये रिक्त संबंध है। देखो यहाँ पे जो ए दिया है वो क्या है, बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है, ये है। अतः उस स्कूल में पढ़ने वाले कोई भी 2 विद्यार्थी भाई बहन नहीं हो सकते, ठीक है। अतः अतः यह एक रिक्त संबंध होगा, ठीक है, समझ में आया था ना। रिक्त संबंध क्यों है, क्योंकि भाई बालक है, बॉयज स्कूल है, बॉयज स्कूल में कोई जब लड़की पढ़ ही नहीं रही है तो कैसे हो जाएगा कि ए कोमा बी जो लिख दिया वो ए बी की बहन हो जाए, हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरे बात है आर डैश बराबर दिया है ए कोमा बी और बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, ठीक है। यहां तक ये संबंध दिया है। अब 3 मीटर से कम अगर ए और बी की ऊंचाइयों का अंतर दिया है तो ये सार्वत्रिक संबंध कैसे होगा, ये समझो। दूसरी चीज इसमें है सार्वत्रिक संबंध को लेकर, तो प्रत्येक विद्यार्थी की ऊंचाइयों का अंतर
सदैव 3 मीटर से कम होगा। तो हमेशा जो अंतर होगा वो 3 मीटर से कम होगा, अतः यह एक सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माना x बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और माना x में r1 बराबर दिया है x y, और इसमें लिखा है x माइनस वाई संख्या 3 से भाज्य है, यानी कि 3 का भाग चला जाएगा। तो x बराबर जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक दिए। और r1 तथा r2 दिया है x y, और x y इज सबसेट ऑफ 1 4 7, यानी x y पहला जो समुच्चय है वो दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय है, ये दिया है। या फिर ऐसा होगा कि ये वाला जो पहला बनेगा वो इनका उप समुच्चय होगा, या जो बनेगा वो इनका उप समुच्चय होगा। तो यहाँ से एक बात तो स्पष्ट हमें पता चल गई कि जो समुच्चय बनेंगे या जो भी अवयव इसमें लिखे जाएंगे वो वाले अवयव आएंगे जिनमें इन ये जो 3 3 के पेयर में समुच्चय दिए इनके उप समुच्चय आने हैं सभी। ठीक है, और उन उप समुच्चयों में ये भी ध्यान रखेंगे कि सभी उप समुच्चय नहीं लेने, केवल वो उप समुच्चय लेने हैं जिनमें 2 2 अवयव आएंगे। तो पहले हम R1 को बनाते हैं कि R1 क्या बनेगा। अगर ये R1 दिया है तो R1 बराबर क्या लिखा है, x y, और x माइनस वाई 3 से विभाजित है, ये दिया है, ये R1 हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा है x माइनस वाई 3 से भाज्य है। अगर 3 से भाज्य है तो हम R1 जो बनाएंगे वो क्या बनेगा, समझो ध्यान से, एक एक करके लेते हुए चलेंगे सबको। तो अगर हमें R1 बनाना है तो एक ले लिया हमने पहले। अब एक में और क्या आए कि उनका अंतर 3 से विभाजित आ जाए, तो एक में से 4 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 का भाग चला जाएगा, तो 1 4 हो गया और 4 1 भी हो गया। ऐसे ही अगर हम एक में से 7 को घटाएंगे तो 1 7 और 7 1 6 बचेगा। ठीक है, अब एक में से 8 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, वो सॉरी 7 बचेगा, और 9 को घटाएंगे तो 8, और कोई नहीं आएगा। अब ऐसे अब 2 को लेते हैं, 2 में से 5 को घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 2। ऐसे ही अगर हम 2 में से 8 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो 2 8 और 8 2, और 9 को घटाएंगे तो कोई मतलब नहीं बन रहा। अब ऐसे ही 3 पे बढ़ते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 6 3 भी हो जाएगा। ऐसे अगर हम 3 में से 9 को घटाएंगे तो 9 3 भी आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 4 की तरफ, तो 4 में से क्या घटाएं 7, तो 3 बचेगा, तो 7 4 भी आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम 4 में से 8 को घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, और 9 को घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, तो और कोई नहीं आएगा। ठीक है, पीछे से घटाने की बात करोगे तो 4 1 हमने यहाँ ले लिया है। अब ऐसे ही बढ़ते हैं आगे, 5, तो 5 में से क्या घटाया जाए, 5 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो 5 यहाँ पे ये इन दोनों को उल्टे लिख लिए, तो 8 5 भी आएगा। अब 6 पे बढ़ते हैं, तो 6 9 और 9 6, ऐसे ही 7 कुछ भी नहीं, यही आएंगे लास्ट। तो ये हमारे कितने क्रमिक युग्म बने, अगर आप चाहो तो काउंट करके एक बार इनको देख लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, तो R1 ये बन गया। अब ऐसे ही अब R2 पे आते हैं, तो R2 में क्या कहा गया है, तो उन कंडीशंस को मैं पहले लिख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे कि R2 क्या दिया गया है, क्या बनेगा। तो R2 को बनाने के लिए जो कंडीशन दी है उनमें से पहले लिखा है कि जो x y लेंगे, x y लेंगे, वो x y कैसे होंगे कि x y उप समुच्चय होगा, पहली कंडीशन है 1 4 और 1 4 7 का, या x y उप समुच्चय होगा 2 5 8 का, या
x, y उपसमुच्चय होगा 3, 6 और 9 का। तो अब इनके उपसमुच्चयों को लिखते चलते हैं और वो उपसमुच्चय आएंगे जिनमें दो दो के पेयर हों। ठीक है, 1, 4, 4, 1, 1, 7, 7, 1। पहले वाले की इससे बनाना। ठीक है, 4, 7 और 7, 4 यही बनेंगे। दूसरे पे आते हैं, दूसरे के क्या बनेंगे, 2, 5, 5, 2। ऐसे 2, 8 और 8, 2, 5, 8 और 8, 5। अब तीसरे वाले से बनाते हैं, इस वाले से। तो इससे क्या बनेंगे, 3, 6, 6, 3, 3, 9 और 9, 3, 6, 9 और 9, 6। तो ये हमारे उपसमुच्चय बनेंगे। अब इन दोनों को ही आप R1 और R2 को ध्यान से देखना। तो जो R1 है वो बराबर है R2 के। आराम से बैठ के अपनी कॉपी में इनको मैच करा लो। सभी जो क्रमिक युग्म है वो दोनों में ही एक जैसे हैं। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन पहले लिखा है और कौन बाद में लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन दिया है कि Px बराबर x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है। यानी जो Px है वो x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है। x में जितने भी अवयव हैं उनके जितने भी उपसमुच्चय बन सकते हैं वो हमारा क्या है, वो Px है। ठीक है, इसी को हम घात समुच्चय भी कहते हैं। तो ये एक तरह से घात समुच्चय दिया गया है, भले ही आपको नहीं पता है, घात समुच्चय का यही मतलब होता है। x बराबर नहीं है फाई, यानी कि रिक्त संबंध, यानी कि रिक्त समुच्चय को इंक्लूड नहीं करना है। एक संबंध R Px में इस प्रकार परिभाषित है कि A रिलेटेड टू B यदि और केवल यदि A उपसमुच्चय है B का। यानी कि R बराबर हमें दिया है कि A, B आप लिखोगे, लेकिन कब लिखोगे, जब A उपसमुच्चय होगा B का। ठीक है, तो बताइए कि क्या R एक तुल्यता संबंध है। तो इसमें दो चीजें आपको समझनी है कि Px जो भी आएगा इसमें क्या आएंगे, समुच्चय आएंगे। ठीक है, क्यों आएंगे समुच्चय, क्योंकि उपसमुच्चय भी एक समुच्चय ही होता है। अब हमें इसमें तुल्यता संबंध इसको बताना है कि है कि नहीं। तो पहली चीज हम क्या चेक करेंगे, स्वतुल्यता। तो स्वतुल्यता के लिए हमें A, A चाहिए, यानी कि क्या A का उपसमुच्चय होता है। तो बिल्कुल A का हर एक समुच्चय अपने आप का खुद का उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाएगा A, A बिलोंग्स टू R। तो अतः यह स्वतुल्य है। तो यहां से हमें ये पता चलेगा भाई स्वतुल्य तो है। अब ऐसे ही चेक करेंगे हम सममितता। सममितता में क्या है कि अगर हमने कह दिया A, B बिलोंग्स टू R, यानी कि A उपसमुच्चय है B का, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि B भी उपसमुच्चय हो A का। तो यहां से हमें क्या मिल गया, जो B, A है डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो अतः सममित नहीं है। अब कोई चीज स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है तो हम क्या कह देंगे, अतः यह एक तुल्यता संबंध नहीं है। अगर ये ऐसा कह रहा होता कि आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामकता चेक करनी है तो ही हम संक्रामकता को चेक करेंगे, नहीं तो संक्रामकता को चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये कई बार पूछा गया है और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पहले से भी मैंने लिखा है, और इंपोर्टेंट होने के साथ साथ ये क्वेश्चन बहुत सरल भी है। सरल इसलिए कि अगर आपको इसके स्टेप ध्यान रहेंगे तो बड़ी ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। देखो मैं आपको करके बताता हूं। इसमें क्या कहा गया है कि R1 और R2 दो तुल्यता संबंध है।
समुच्चय ए में। तो सिद्ध करना है कि इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो तुल्यता संबंध होगा। अगर इंटरसेक्शन की जगह पे कल को यूनियन भी पूछा जाए तब भी वो ऐसे ही करना है जो मैं ये करके बता रहा हूं। समझ देखो क्या कहा गया है कि समुच्चय ए में R1 व R2 स्वतुल्य है। ठीक है, तो अब हम ए के अंदर कोई अवयव मान लेते हैं कि ए में कोई अवयव है x, यानी x बिलोंग्स टू ए है। तो x कोमा x बिलोंग्स टू क्या आएगा R1 और x कोमा x बिलोंग्स टू क्या आएगा R2। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम R1 इंटरसेक्शन R2 निकालें तो इसमें क्या आ जाएगा x कोमा x तो आएगा ही आएगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि x कोमा x बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 भी होगा। तो अगर ऐसा होगा तो हम क्या कहेंगे, अतः यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य तो हो गया। ठीक है, अब सम्मितता को देखते हैं। तो R1 व R2 दोनों सममित संबंध है, और अगर ये सममित संबंध है तो x कोमा y बिलोंग्स टू R1 और y कोमा x बिलोंग्स टू R1। ऐसे ही x कोमा y बिलोंग्स टू R2 और y कोमा x बिलोंग्स टू R2। तो यहां से हम क्या निष्कर्ष निकाल लेंगे कि जो x कोमा y है वो बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 भी होगा, और उसी के लिए अगर ऐसा है तो y कोमा x बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 कॉमन भी आएगा वो दोनों में, और कॉमन में भी आएगा तो हम क्या कह देंगे, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 सममित है। देखा कितना इजी स्टेप है इसके। अब संक्रामकता की बात कर लेते हैं। तो संक्रामक हो जाएगा तो ये तुल्यता हो ही जाएगा। अब संक्रामक को देखोगे तो संक्रामक में क्या लोगे आप, तीन चीजें लोगे कि x कोमा y बिलोंग्स टू R1 और y कोमा z बिलोंग्स टू R1। तो इसी के लिए हमें x कोमा z बिलोंग्स टू R1 भी है। क्यों है ऐसा, क्योंकि R1 संक्रामक है, ऐसा कहा है उसने कि R1 संक्रामक है। अब ऐसे ही R2 भी संक्रामक है, तो x कोमा y बिलोंग्स टू R2, y कोमा z बिलोंग्स टू R2 भी होगा, और x कोमा z बिलोंग्स टू R2 भी होगा। अतः x कोमा y बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 और y कोमा z बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो यहां से हम क्या निष्कर्ष निकाल देंगे कि x कोमा z बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अतः यह संक्रामक है। और अगर इस स्वतुल्य सममित तो संक्रामक तीनों हो गए तो हम यहां से क्या कह देंगे, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो ये बहुत इजी स्टेप है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना कि किस तरह से ये चीजें हुई हैं, तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। एक ये बहुत कॉमन सा सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है कि a कोमा b में जो आएगा, a कोमा b आएगा, जो भी क्रमिक युग्म आएंगे वो ऐसे आएंगे कि a माइनस बी 5 का गुणज है और एक समुच्चय z पूर्णांकों का समुच्चय पर परिभाषित है एक संबंध। तो सिद्ध करो कि R एक तुल्यता संबंध है। समझना ध्यान से। देखो पहली चीज हम क्या चेक करेंगे, स्वतुल्यता। ठीक है, अब स्वतुल्यता के लिए a माइनस ए हम करेंगे तो वो आएगा 0, जो कि सभी का गुणज होता है, तो 5 का गुणज है। तो हम यहां से क्या कह देंगे, a कोमा ए बिलोंग्स टू R है, तो अतः स्वतुल्य है। ठीक है, अब स्वतुल्यता के बाद सम्मितता पे आते हैं। ये सम्मित है कि नहीं, समझो इसको भी सम्मित है कि नहीं। कि अगर a कोमा बी करोगे बिलोंग्स टू R तो इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी 5 का
गुणज है। अगर a माइनस बी 5 का गुणज है तो b माइनस ए भी 5 का गुणज होगा, और b माइनस ए भी 5 का अगर गुणज हो गया तो यहां से b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर भी होगा, तो अतः सममित है। अब तीसरी बात आती है संक्रामकता की, कि संक्रामक है या नहीं। तो संक्रामकता को समझो, अगर हमने कहा कि a कोमा बी बिलोंग्स टू आर और b कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी 5 का गुणज है। आप चाहो तो a बराबर 5, b बराबर 10 और c बराबर 15 भी ले सकते हो। यानी कि अगर हम a माइनस बी करेंगे तो 5 बचेगा माइनस का, वो 5 का गुणज आ गया, और b माइनस सी भी 5 का गुणज है। और अगर ऐसा हो गया तो हम क्या कहेंगे कि जो a माइनस सी है, जैसे कि a माइनस बी 5 हो गया और b 10 हो गया, तो यहाँ पे 10 में से 15 को घटाओ तब भी 5 का गुणज ही आएगा। अब 5 में से 15 को घटाओ तो 10 आएगा, वो भी 5 का गुणज आएगा, तो अतः a माइनस सी भी 5 का गुणज होगा। और अगर ऐसा होगा तो a कोमा सी बिलोंग्स टू आर भी आ गया, तो अतः यह संक्रामक भी है। तो अगर एक संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। तो इस तरह से इस ऐसे, जैसे यहाँ 5 का गुणज है, इसकी जगह पे 3 से विभाजित पूछा जा सकता है, 7 से विभाजित पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा ही सवाल आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। जरूर इसको एक बार किसी और क्वेश्चन पे अप्लाई करके प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर एक संबंध R जहां a कोमा बी रिलेटेड है c कोमा डी के, और कैसे रिलेटेड है, जैसे a कोमा बी है रिलेटेड है c कोमा डी से, और ये दिया है AD इज इक्वल टू BC। यानी कि पहले का जो संबंध है वो चौथे में गुणा हुआ है और दूसरे का तीसरे में गुणा हुआ है, ये हमें दिया गया है। और इसको एक तुल्यता संबंध हमें सिद्ध करना है, तो इसको तुल्यता संबंध कैसे सिद्ध करेंगे समझो। और वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ ही गए हो तो एक बार इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लेना, और वीडियो को शेयर और कर दो। अगर आपको भी हेल्प हो रही है इससे तो क्यों ना थोड़ी सी हेल्प मेरी भी आप कर दो इसको शेयर करके, जैसे मेरी भी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। समझे। अब हमें करना है ये कि हम स्वतुल्य करें इसे। तो स्वतुल्य कैसे करेंगे कि अगर a कोमा बी रिलेटेड a कोमा बी हो जाएगा तब ये स्वतुल्य कहा जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ ये पूरा का पूरा एक की तरह व्यवहार करेगा और ये भी एक की तरह व्यवहार करेगा, तब हम a कोमा a कहेंगे। ठीक है, अब समझो कि ये इसमें है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। अगर इसको देखो ध्यान से, तो पहले का गुणा किसमें करना है, चौथे में, तो a का गुणा किसमें होगा, b में, तो a कोमा बी आएगा इधर, और इधर क्या आएगा, b कोमा ए बराबर आएगा बी ए, तो ए भी बराबर बी ए है, तो अतः हम क्या कह देंगे कि a कोमा बी और कोमा a कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो अतः यह एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, तो ये एक स्वतुल्य संबंध हो गया। अब सममितता पर आते हैं। सममितता को देखोगे तो सममितता अगर a कोमा बी कोमा सी कोमा डी बिलोंग्स टू आर अगर है, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि जो ए बी है, जो ए है, ए इंटू डी बराबर है बी इंटू सी के। अब इसका उल्टा अगर हम करें तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि जो बी सी है सी बी वो बराबर होगा डी ए के। तो यहां से हम क्या कह देंगे, डी ए अगर होगा यहाँ तो कि पहला और चौथा, तो पहला क्या है सी कोमा डी, देखो इसको डी ए कह लो या इसको ए डी कह लो, दोनों का मतलब यही है।
तो पहला और चौथा और बराबर होगा, सॉरी रिलेटेड होगा ए कोमा बी से। देखो सी बी आना चाहिए तो सी बी आ रहा है, और इधर डी ए या ए डी कुछ भी आ जाता तो वो आ रहा है बिलोंग्स टू आर, ये भी होगा। तो आता है यह सममित है, तो सममितता भी होगी। अब बात करते हैं संक्रामकता की। तो संक्रामकता में हमें क्या मिलेगा, संक्रामकता को चेक करने के लिए अगर हमें मिलेगा ए कोमा बी मान लिया हमने, कोमा सी कोमा डी बिलोंग्स टू आर है, और दूसरी तरफ सी कोमा डी और ई कोमा एफ आ गया, ये भी बिलोंग्स टू आर है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि ये तो हो जाएगा ए डी, ये तो हो जाएगा ए डी बराबर बी सी, और यहां से मिलेगा सी एफ बराबर डी। ठीक है, अब अगर ऐसा हो जाए कि हमें इसमें ही ये मिल जाए कि ए कोमा बी और ई कोमा एफ ये बिलोंग्स टू आर हो जाए, तो हमें क्या ढूंढना है कि जो ए एफ बराबर हो जाए बी ई के। अब देखो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब अगर हम इन दोनों का ही डिवाइड कर दें एक दूसरे में, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ए डी अपॉन, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डीई बराबर सी एफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डीई बराबर बी सी बट्टे सी एफ, तो डी से डी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा, कैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एफ बराबर बीई, तो ए एफ बराबर बीई आएगा, तो यहाँ ये जो चाहिए था हमें वो हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, अतः यह तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो इस तरह से हम तुल्यता संबंध इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर हमारा जो है उसका अगला टॉपिक है फलन, कि फलन क्या होता है इसको समझते हैं। अगर आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें जैसे मैं दे रहा हूं और उस तरह से आपको नहीं क्लियरिटी आ पाती है या आप चाह रहे हो कि अलग अलग पार्ट में आए, तो एक बार मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें पार्ट बाई पार्ट डिवाइड कर दूं। वैसे तो मैंने इसलिए किया है ऐसा कि आपको भी पढ़ते टाइम पे ये समझ में आ पाए कि कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम एक साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फलन की परिभाषा पे आते हैं। तो एक अरिक्त समुच्चय ए से एक अरिक्त समुच्चय बी में संबंध एफ फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। तो एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, इससे आप समझो इसे इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है इससे। तो आप मान लो समुच्चय ए इधर है, ए बी सी इधर है 1 2 3, तो ए से का प्रतिबिंब बी एक है, बी का प्रतिबिंब 2 है और सी का प्रतिबिंब 3 है, तो एक एक संबंध है। तो ए के प्रत्येक अवयव, ए है ये बी है, तो ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक एक संबंध है, तो ये फलन होगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो इधर दिया है 1 2 3 और इधर दिया है 1, तो 1 का संबंध मान लो 1 से, 2 का संबंध 1 से, 3 का संबंध 1 से। क्या ये फलन होगा? आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना कि ये फलन होगा या नहीं होगा। तो ए के प्रत्येक अवयव का, तो सभी अवयवों से 3 निकल रहा है और उधर जाके लग रहा है, तो इसका मतलब ये चीज सही है, ये भी फलन है। देखो इसमें आप याद रखने के लिए ऐसे याद रखो कि इधर वाले जो है वो बाप है और इधर वाले बेटे हैं। अगर बाप और बेटे का रिलेशन सही बैठ रहा है, यानी कि देखो एक ही बाप के 3 बच्चे हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जहां पे भी ये बाप बेटे का जो कनेक्शन है वो खराब बैठे, देखो जैसे कैसे कहना जा रहा हूं मैं, जैसे मान लो 1 2 3 और इधर मान लो आ जाता ए बी सी। अब एक का संबंध ए से है, बी का 2 का संबंध बी से है और इसका संबंध 3 से, तो यहाँ तो ये सेम वैसी कंडीशन होगी कि एक बाप के 2 बच्चे हो सकते हैं। इसको थोड़ा सा अलग तरह से बताओ, मान लो एक का संबंध ए से है और एक का ही संबंध बी से है और 2 का संबंध सी से है और 3 का संबंध सी से है। तो अब यहाँ पे देखोगे अगर ये बाप है और इधर बेटे हैं, तो जो बाप है एक ही बच्चे के 2 बाप हो गए, ए भी एक का बाप है और बी भी एक का बाप है, तो एक ही बच्चे के 2 बाप संभव नहीं है, तो ये फलन नहीं है। आप
ये एक ट्रिक होगी आपके लिए, इसको याद रखोगे तो आपको आसानी से सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया फलन का काम। अब देखो फलन में जो इधर वाले होते हैं, ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है प्रांत। जिनको तीर लगते हैं वो होते हैं परिसर। और सहप्रांत क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो बी लिखा हुआ है ये पूरा सहप्रांत हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो कुछ याद रखने योग्य बात है, वो ये है कि प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, परंतु प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता। ठीक है, संबंध मतलब जो फलन है वो एक प्रकार का संबंध ही तो है, बस एक स्पेशल संबंध हो गया कि ए के सभी अवयवों का बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होगा। एक ऐसा संबंध जो होगा उसी को हम फलन कहेंगे। दूसरा जो पॉइंट है कि यदि दो परिमित समुच्चयों ए तथा बी में क्रमशः m और n अवयव हैं तो a से b में परिभाषित कुल फलनों की संख्या, आप ऐसे याद रखना कि f ये है और a से b में परिभाषित है, तो जो बाद वाले अवयवों की संख्या है उसके ऊपर पावर लगा देना पहले वालों की। देखो b में अवयव कितने हैं n और a में अवयव कितने हैं m, तो n की पावर क्या हो जाएगा m। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर a बराबर दिया होता 1 2 3 और b बराबर दिया होता 1,2, तो आपको पूछा जाए फलनों की संख्या क्या होगी, तो 2 की पावर 3, बाद वाले के पावर में पहले वाले लगा देना, यानी कि 8 फलन ही बन सकते हैं इससे कुल। ये मतलब है इसका, समझ में आ गया। और इस तरह से पूछा भी जा सकता है, तो आप याद रखेंगे थोड़ा सा इसको। ठीक है, अब बात करते हैं फलनों के प्रकार की। तो फलनों के जो प्रकार होते हैं जो हमारे सिलेबस में है वो है, सबसे पहला प्रकार है एक एकी फलन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश में याद रखोगे वन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों ज्यादा अच्छा रहेगा, देखो समझो क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, कि अगर ये वन फलन है तो आप क्या करोगे कि इसका मतलब है कि अगर एक का संबंध एक से ही हो, यानी कि ए के सभी अवयवों का बी में एक तीर लगेगा, तो हम कहेंगे ये वन, यानी एक का संबंध एक से ही हो, तो वो फलन क्या कहलाएगा, एक ही फलन कहलाएगा। इसमें करते क्या है, कैसे चेक करेंगे कि ये एक ही है या नहीं है, तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि x1 और x2 प्रांत में है, प्रांत के दो बिंदु है, ऐसा मान लिया है हमने। ठीक है, और ये भी मान लिया कि माना fx1 बराबर है fx2, तो हम प्रूफ करेंगे कि x1 बराबर भी क्या आएगा, x2 आएगा। अगर ऐसा हम प्रूफ कर दे रहे हैं कि हर हाल में x1 बराबर x2 होगा, तो फलन एक ही होगा, अन्यथा फलन क्या हो जाएगा, बहु एक ही, जो दूसरे प्रकार का फलन होता है। तो दूसरा फलन होता है बहु एक ही। बहु एक ही फलन का मतलब होता है मैनी वन, यानी कि बहुतों का संबंध अगर एक से हो, जैसे इधर ए बी सी दिया है, इधर एक दिया है, तो एक का संबंध, ए का संबंध भी एक से, बी का संबंध भी एक से, सी का संबंध भी एक से, तो यानी कि एक से अधिक का संबंध अगर एक से ही हो जाएगा तो उसे कहेंगे हम मैनी वन फलन। ठीक है, बहु एक ही फलन। और ये भी याद रखेंगे कि सभी फलन जो होते हैं वो उनमें से जितने भी फलन हो वो फलन या तो वो एक ही होंगे या वो बहु एक ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी फलन ना एक ही है और ना बहु एक ही लेकिन वो फलन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी फलनों को इन दो कैटेगरी में आना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक करने का तरीका यही है कि अगर वो एक ही नहीं है तो बहु एक ही होगा। समझ गए। ऐसे ही तीसरे प्रकार का फलन होता है हमारा आच्छादक फलन। आच्छादक फलन का मतलब होता है ऑन टू फंक्शन। तो आच्छादक फलन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर किसी फलन का परिसर बराबर होगा सहप्रांत के, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आच्छादक फलन हो जाएगा। चौथा फलन होता है अंतरक्षेपी फलन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। और अगर ऐसा हो जाए कि जो परिसर है वो बराबर नहीं है सहप्रांत के, तो इसी फलन को हम क्या कह देंगे कि हमारा अंतरक्षेपी फलन है। ये याद रखेंगे।
एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं, इनसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहला दिया है एफ एन से एन, और इसमें देखो एक चीज और समझ लो कि जो प्रतिचित्रण है, प्रतिचित्रण का मतलब है जो चित्र बना बना के, अभी मैंने जैसे ये आपको बताया है, इस तरह का जो चीज होती है इसको प्रतिचित्रण बोलते हैं। तो जो प्रतिचित्रण है वो कब बना पाएंगे, अगर एफ एन से एन में परिभाषित हो, एफ जेड से जेड में परिभाषित हो, या एफ डब्ल्यू से डब्ल्यू में परिभाषित हो, तो हम प्रतिचित्रण बनाएंगे, अन्यथा हम प्रतिचित्रण नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हम वही x1 बराबर x2 से ही सॉल्व करेंगे। केवल इन्हीं 3 केस में आप प्रतिचित्रण बनाना, अन्यथा मत बनाना, सवाल गलत हो सकता है। अब देखो पहले वाले को समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एफ एन से एन में दिया गया है, तो इधर नेचुरल नंबर है और इधर भी नेचुरल नंबर है, तो इधर लिखा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ऐसा दिया है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो f है n से n और एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर। अब हम एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। दो का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तीन का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि इधर के सभी के संबंध बन रहे हैं उधर, तो फलन तो ये है। अब इसको देखोगे तो हम क्या कहेंगे कि एक का संबंध किससे हो रहा है, एक से ही तो हो रहा है, दो का संबंध भी एक से ही हुआ, तीन का संबंध भी एक से हुआ है, तो अतः एक का संबंध एक से होने के कारण यह एक ही फलन है। अब यहीं पे ऐसा हो जाता कि एक का संबंध दो से होता, यानी सॉरी दो का किसी का संबंध एक से हो जाता, तो हम कहते बहुतों का संबंध एक से हो गया। अब इसका सहप्रांत देखा जाए तो सहप्रांत इसका क्या है, एन है पूरा, देखो एन से एन में परिभाषित, तो ये सहप्रांत होगा, सहप्रांत होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और इसका परिसर देखा जाए तो परिसर वो होता है जिनमें तीर लगते हैं, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 4 9 16 डॉट 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 आएगा। तो क्या परिसर सहप्रांत के बराबर है, तो परिसर बराबर नहीं है सहप्रांत के, और अगर परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं है तो अतः यह अंतरछेपी फलन है। अंतरछेपी कह दो या आच्छादक नहीं है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एकेकी और बहुएकेकी में से प्रत्येक फलन या तो एकेकी होगा या बहुएकेकी होगा, ऐसे ही अंतरछेपी और आच्छादक में प्रत्येक फलन या तो आच्छादक होगा या अंतरछेपी होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। और यहाँ पे एक चीज और समझ लो कि ऑप्शन आपको किस प्रकार लिखे मिला करेंगे जब आप बोर्ड में पेपर देने जाओगे। ठीक है, देखो कैसे लिखे मिलेंगे ऑप्शन आपको, ये सवालों को थोड़ा मैं याद रखूंगा, इनको भी साफ कर देते हैं, इससे जगह बन जाएगी। तो समझो जो ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं वो ऑप्शन 4 मिलेंगे। पहला ऑप्शन हुआ करेगा कि फलन एकेकी आच्छादक होगा, दूसरा फलन एकेकी भी हो और साथ में अंतरछेपी हो जाए, यानी कि आच्छादक ना हो, तीसरा बहुएकेकी हो और साथ में आच्छादक हो, और चौथा बहुएकेकी हो और साथ में अंतरछेपी हो। ठीक है, ये 4 प्रकार के आपके ये फलन होंगे, यानी प्रत्येक फलन एकेकी होगा या प्रत्येक फलन बहुएकेकी, सॉरी प्रत्येक फलन एकेकी या बहुएकेकी में से एक होगा, उधर आच्छादक और अंतरछेपी में से एक होगा। दूसरा जो एग्जांपल था वो था हमारा एफ जेड से जेड और एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर उसी एफ एन से एन को आप एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इससे करते कि हमने मान लिया कि एफ एक्स वन बराबर है एफ एक्स टू के, तो एक्स वन का स्क्वायर बराबर आ जाता एक्स टू के स्क्वायर, और अगर ऐसा होता तो एक्स वन बराबर क्या आता एक्स टू। ठीक है, यही सेम चीज अगर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे भी वही करेंगे, एफ एक्स वन बराबर
एफ एक्स टू, तो एक्स वन का स्क्वायर बराबर एक्स टू का स्क्वायर, तो यहाँ एक्स वन बराबर आएगा प्लस माइनस एक्स टू। अब थोड़ा सा आप क्या दिमाग चकराया होगा कि यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस लगाया है, क्यों लगाया है? तो यहाँ क्यों नहीं लगाया पहले ये समझो कि यहाँ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में फलन परिभाषित है, तो नेचुरल नंबर में माइनस की संख्या आएंगी ही नहीं, तो x1 और x2 जो होंगे वो हमेशा प्लस के ही आने वाले हैं, और x1 x2 हमने कहां से लिए हैं? प्रांत से लिए हैं, और इसका प्रांत क्या है? इसका प्रांत है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। इस वजह से यहाँ प्लस ही प्लस है, माइनस नहीं। अब यहाँ है जेड, जेड का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, इसमें प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, इसलिए यहाँ प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं है? अब इसका परिसर निकालें, तो इसका परिसर वही आएगा, जब जीरो रखेंगे तो जीरो, एक रखेंगे तो एक, जब दो रखेंगे तो चार, और माइनस दो रखेंगे तब भी चार, माइनस एक पे एक ही मिलेगा, ऐसे नौ। ये इसका परिसर हो जाएगा, और इसका जो सह है वो जेड है, तो परिसर बराबर नहीं है सह के, तो अतः यह आच्छादक नहीं है। और यहाँ पे हमें क्या मिला? प्लस माइनस मिल गया, तो यहाँ पे हमें मिलेगा अतः यह बहुएकेकी है। ठीक है, तो ये बहुएकेकी और अंतरछेदी फलन हो गया, आच्छादक नहीं है तो क्या हो जाएगा? अंतरछेदी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, और अगला एग्जांपल और देख लेते हैं यहीं पे। अगला एग्जांपल हमारा था एफ, सेम ऐसा ही था एक्स स्क्वायर ही, बस उसमें बदल क्या दिया कि जो गिवन डाटा था वो हमने बदल दिया था, वो दिया है एफ आर से आर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। देखो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अगर आप सही से चीजों को समझ के करोगे तो ही आप सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो वही एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेंगे, तो एक्स वन का स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स टू का स्क्वायर, तो एक्स वन बराबर आएगा प्लस माइनस एक्स टू। तो यहाँ पे प्लस माइनस आने की वजह से ये भी क्या हो गया? बहुएकेकी। ठीक है, अब इसका परिसर निकालेंगे तो क्या आएगा? तो स्क्वायर करेंगे, इसमें प्लस की संख्याएं भी आएंगी, माइनस की भी आएंगी, पॉइंट में भी आएंगी, सब आएंगी। तो अगर हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव आएगा, तो इसका जो परिसर आएगा वो आएगा हमेशा पॉजिटिव, और कहां से शुरू होगा? जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। और सहप्रांत इसका क्या है? सहप्रांत है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सब, तो परिसर बराबर नहीं है सहप्रांत के, तो अतः यह आच्छादक नहीं है, या अतः यह अंतरछेपी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जहां एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कल को एक्स क्यूब भी आ सकता है। एक्स क्यूब आता तो क्या होता, एक और एग्जांपल समझ लो, फिर हम आगे बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर आ जाता एक्स क्यूब, तो हम फिर से वही करते कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो एक्स वन का क्यूब बराबर एक्स टू का क्यूब, तो एक्स वन बराबर यहाँ पे आता एक्स टू, तो अतः यह एक ही है। ठीक है, अब अगर हम माइनस की संख्या का क्यूब करेंगे तो माइनस की संख्याएं भी मिलेंगी, प्लस की संख्या का क्यूब करेंगे तो प्लस की मिलेगी, जीरो का करेंगे तो जीरो मिलेगी। तो यहाँ पे जो परिसर आएगा वो भी क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी कि आर, और सहप्रांत भी क्या आ जाएगा? आर। तो परिसर बराबर है सहप्रांत के, अतः यह आच्छादक फलन है। और यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जाम्पल अभी आपको कराए हैं मिटाल मिटाल के, वो सारे के सारे एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, एक भी ऐसा नहीं मैंने लिखा इस सहित जो बोर्ड में ना पूछा गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब इसमें लिखा है, अगला नोट पॉइंट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि दो समुच्चयों ए और बी, ए से बी में परिभाषित कुल एकेकी तथा आच्छादक फलन, यानी कि जो फलन एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो वो होगा n फैक्टोरियल, और n इन दोनों में ही मिलने वाले अवयवों की संख्या होगी। ठीक है, मान लो
ए बराबर दे दिया जाए 1 2 3 और बी बराबर दे दिया जाए ए बी और सी, ठीक है। और फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि इसमें परिभाषित कुल एक की आच्छादक फलनों की संख्या क्या होगी। तो फलनों की संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, n फैक्टोरियल, यानी 3 का फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 ऐसे फलन बनेंगे जो एक की और आच्छादक होंगे। अब करते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन जो पिछले साल में बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन दिया है कि यदि a बराबर 2 1 2 3 और b बराबर हो 2 3 और 4, तो निम्न में से a से b में फलन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, इधर तो बना लो 1 2 और 3 और इधर बना लो 2 3 और 4 और सबको चेक करो। जैसे पहले को देखोगे तो एक का संबंध किससे है, 3 से, 2 से है और 3 से भी है। तो देखो अब यहाँ पे देखो, अगर ये आपने बेटा माना होता और ये बाप माने होते तो एक ही बेटे के 2 बाप हो गए, तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरे वाले पे बढ़ते हैं कि एक का संबंध 3 से है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं कि एक का संबंध तो है 3 से और 2 का संबंध है 4 से, लेकिन 3 का संबंध 2 से नहीं है, दिया ही नहीं है उसमें। तो 3 क्या हो गया, बिना बाप का बेटा हो गया, तो बिना बाप का बेटा भी संभव नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तीसरे पे अगर हम बढ़ेंगे तो तीसरा वाला ऑप्शन क्या दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है कि एक का संबंध है 3 से, ठीक है, 2 का संबंध है 2 से, ठीक है, और 3 का संबंध भी है 3 से। अब आप इधर कहोगे कि बाप पे बेटा ही नहीं है, तो ऐसा हो सकता है ना कि बाप हो लेकिन उसके बेटा ही ना हो, ये संबंध हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे डी को भी अगर आप चेक करना चाहोगे तो देखो एक चीज और यहाँ पे याद रख सकते हो कि ये जो क्रमिक युग्म है इनमें से पहले पहले अवयव समान नहीं होने चाहिए, अगर समान हो जाएंगे तो वो फलन नहीं होता। जैसा कि देखो इसमें 3 3 समान हो गए, तो ये भी हमारा फलन नहीं है। ये 2024 और 2023 में 2 बार पूछा जा चुका है। तो फलन क्या होता है ये भी हमें थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीजें याद रहेंगी तो आप अच्छे से सही से ऐसे क्वेश्चनों को कर पाओगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि मापांक फलन जो परिभाषित है एफ आर से आर प्लस में परिभाषित है, तो एफ एक्स बराबर मोड एक्स फलन के द्वारा प्रदत्त हुआ होगा एक की आच्छादक, ये सब बताना है हमें। देखो अब एफ एक्स बराबर यहाँ पे क्या दिया है, मोड एक्स दिया है। और अगर आप मोड एक्स के बारे में नहीं जानते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि हमेशा ये प्लस की संख्याएं देगा और ये आर से है, तो अगर आप एफ माइनस 1 निकालोगे तो ये भी क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, और एफ 1 निकालोगे वो भी आएगा प्लस का 1। यानी कि अगर एफ माइनस 1 बराबर एफ 1 है लेकिन उनके लिए माइनस 1 बराबर क्या 1 आया, नहीं आया, यानी कि एक्स 1 बराबर नहीं हुआ एक्स 2 के। तो ये एक ही तो नहीं है, ये बहु एक ही है। तो जिसमें एक ही दिया है वो गलत हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो साफ साफ गलत है। अब बात करते हैं इसके परिसर की। तो ये हमेशा प्लस की संख्या देता है, 0 पे 0 देगा, तो इसका जो परिसर होगा वो क्या होगा, परिसर होगा हमारा आर प्लस। अब देखो यहाँ पे आर प्लस के बारे में कुछ कहा नहीं इन्होंने कि आर प्लस का मतलब क्या है। वैसे तो आर प्लस का मतलब होता है धनात्मक वास्तविक संख्या है, लेकिन ये 0 पर 0 देगा। अगर इसको उस तरह से देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा तो वो क्या होगा, परिसर बराबर नहीं होगा, इसका जो परिसर है वो क्या आना चाहिए, परिसर आएगा 0 से इनफाइनाइट। और सैप्रांत क्या दिया है, सैप्रांत दिया है हमारा आर प्लस, यानी कि ये दिया है 0 से इनफाइनाइट। तो क्या परिसर और सैप्रांत दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है, परिसर बराबर नहीं है सैप्रांत के। ऐसा है अगर, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये फलन जो है वैसे तो कायदे से ये फलन भी नहीं हो रहा, लेकिन आर प्लस जिस हिसाब से दिया उस हिसाब से इसमें 0 को इंक्लूड किया गया हो, नहीं तो ये फलन ही नहीं होता। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको आपको मान के चलना चाहिए। तो इस तरह से अगर दोबारा आए तो आप ये मान के चलना कि इसका मतलब ये 0 से लेके इनफाइनाइट कह रहा है आर प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे फिर परिसर और सैप्रांत दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
तो अतः यह आच्छादक है। ठीक है, तो ये आच्छादक है, तो ये क्या हो जाएगा, बहु एकेकी तथा आच्छादक, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नहीं तो कायदे से ये होना चाहिए कि ना तो ये एकेकी होगा और ना ही ये आच्छादक होगा, यानी कि ये फलन ही नहीं है। अगर फलन होगा तो उसको एकेकी और आच्छादक होना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इसका आंसर ये है अगर आर प्लस को डिफाइन नहीं किया जाएगा तो, लेकिन इसका आंसर जब भी बोर्ड ने पूछा था तो ये आया था। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही आंसर ये वाला है, ना ये एकेकी है और ना ये आच्छादक है। अगर आप ये कंफ्यूजन में को हम क्या करके हैं, आप यही करके आएंगे, ना एकेकी है और ना ही आच्छादक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि f1 बराबर f2 बराबर है 1 और fx बराबर x माइनस 1, जब x 2 से बड़ा है तो उसके लिए ये फलन दिया गया है। ठीक है, द्वारा परिभाषित fn से n में एक आच्छादक है तो है, परंतु एक है कि नहीं है, सिद्ध करना है हमें। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि f1 बराबर दिया है f2, लेकिन 1 बराबर नहीं होता है 2 के, तो अतः यह एक है कि नहीं है। ठीक है, तो एक है कि तो नहीं। अब बात करते हैं आच्छादक की, आच्छादक है कि नहीं है। तो अगर हम इसका परिसर निकालें, तो परिसर निकालने के लिए जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो 1 ही आ रहा है, 2 रखेंगे तो भी 1 आ रहा है, जब हम 3 रखेंगे तो ये यहाँ रखा जाएगा 3, क्योंकि 3 2 से बड़ा हो गया, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। 4 रखेंगे तो 3, फिर 4, इस तरह से सभी संख्या मिलती जाएंगी, तो ये नेचुरल नंबर ही हो गया परिसर। और हमारा सहप्रांत क्या है, सहप्रांत भी n है, तो परिसर बराबर है सहप्रांत के, अतः यह आच्छादक फलन है। ठीक है, तो ये आच्छादक है परंतु एकेकी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि प्रतिचित्रण एफ आर से आर में, जहां आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, एफ एक्स बराबर है cos x से परिभाषित है, ना तो ये एकेकी है और ना ही आच्छादक है। तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखते हैं, तो cos एक्स वन बराबर क्या आ जाएगा, cos एक्स टू। अब अगर इसको आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे x1 की जो वैल्यू आएगी, जब cos अल्फा बराबर cos थीटा हो तो अल्फा की वैल्यू आती है, तो अल्फा बराबर आता है 2 पाई प्लस माइनस 2 पाई एन प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, तो x1 बराबर x2 के हमेशा नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम याद कहेंगे, अतः यह एक एकेकी फलन नहीं है। अब बात करते हैं इसके परिसर की, तो cos x का जो परिसर होता है वो होता है -1 से +1, और इसमें जो सहप्रांत दिया है वो ये r दिया है, तो सहप्रांत कितना है हमारा, वो है r। तो यहाँ पे परिसर बराबर नहीं है सहप्रांत के, तो अतः यह आच्छादक फलन भी नहीं है। तो ये ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, 2015 में ये पूछा जा चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ sin x भी हो तब भी सेम ऐसे ही होगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एफ आर से -1 से +1 दिया गया है और हमें सिद्ध करना है, जहाँ एफ एक्स बराबर ये दिया है, और हमें सिद्ध करना है कि जो परिभाषित फलन है वो एकेकी तथा आच्छादक है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम अगर एफ एक्स को ध्यान से समझें तो एफ एक्स बराबर क्या दिया है, x अपॉन 1 प्लस मोड एक्स, लेकिन मोड एक्स को परिभाषित होने के लिए यहाँ पे ये आएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स, कब, जब x 0 से छोटा हो, और x अपॉन 1 प्लस एक्स आएगा अगर x 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। ठीक है, क्योंकि जो मॉड x होता है वो 0 से पहले और 0 से बाद में अपनी परिभाषाएं बदलता है। ठीक है, 0 से पहले -x होता है और 0 के बाद होता है +x।
तो इन चीजों को, इन दोनों कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास 3 केस बनेंगे। उसमें से केस फर्स्ट होगा वो ये हो सकता है कि x1 ग्रेटर देन 0 हो और x2 भी ग्रेटर देन 0 ले लें और fx1 बराबर क्या हो, fx2। तो अगर ऐसा होगा तो अब यहाँ पे दोनों 0 से बड़े हैं, तो यहाँ पे कौन सा यूज किया जाएगा, नीचे वाला। तो x1 अपॉन 1 प्लस x1 बराबर x2 अपॉन 1 प्लस x2। अब इसको सॉल्व करके हम ये शो कराएंगे कि x1 और x2 बराबर हैं या नहीं। तो गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x1 प्लस x1 x2 इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा x2 प्लस x1 x2, तो इससे ये कट जाएगा और x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2। ठीक है, अब केस सेकंड देखते हैं। तो केस सेकंड जो आएगा वो क्या ले लेते हैं कि x1 0 से छोटा है और x2 भी 0 से छोटा हो। तो अब ये 0 से छोटे वाली कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे अगर हम fx1 बराबर fx2 लेंगे तो ये आएगा x1 अपॉन 1 माइनस x1 और x2 अपॉन 1 माइनस x2, और फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 माइनस x1 x2 और ये आ जाएगा x2 माइनस x1 x2, इससे ये फिर कट जाएगा तो x1 बराबर क्या आ गया, x2। तो दो जो केस हुए उनमें तो ये सही है। तीसरा क्या केस हो सकता है इसमें, केस थर्ड, कि x1 ग्रेटर देन 0 हो और x2 लेस देन 0 हो और fx1 बराबर हो fx2 के। तो अब जब 0 से बड़ा वाला है तो इसमें तो ये नीचे वाला आएगा, तो यहाँ आ जाएगा x1 अपॉन 1 प्लस x1 और यहाँ आएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2। इसमें ये पहली वाली जो 0 से छोटी वाली कंडीशन है वही लगेगी क्योंकि x2 0 से छोटा लिया है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x1 माइनस x1 x2 और ये आएगा x2 प्लस x1 x2। तो x1 प्लस x2 बराबर आ जाएगा x1 x2। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको सही कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 माइनस x2, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x1 x2। अब ध्यान से यहाँ पे समझना, ठीक है, कि ये x1 हमने कैसा लिया है, पॉजिटिव लिया है, तो ये एक पॉजिटिव संख्या है और यहाँ माइनस लगा है चिन्ह और x2 है माइनस का, तो माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो दो प्लस की संख्याओं को जोड़ा और यहाँ पे देखो एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो ये गारंटी के साथ कैसा आएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस का। तो दो प्लस की संख्याओं को जोड़ने पे क्या कभी भी माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यह संभव नहीं है, और जो चीज संभव नहीं है उस केस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और जहां संभव है वहां x1 बराबर x2 आया है, तो यहाँ पे हमें क्या कहना पड़ेगा, अतः यह एकेकी फलन है। अब आच्छादकता के लिए क्या करना पड़ेगा, समझो। आच्छादक फलन अगर हमें सिद्ध करना है तो उसके लिए जो कंडीशन बनेगी वो क्या होगी, तो उसके लिए हमें परिसर निकालना पड़ेगा। तो fx बराबर हमें क्या दिया है, fx बराबर दिया है x अपॉन 1 प्लस मोड x। अब मान लो हम कुछ भी संख्या रखेंगे, मान लो हम 0 रख देंगे तब भी नीचे कुछ न कुछ आएगा, तो अपरिभाषित तो ये कभी हो ही नहीं रहा। हाँ, 0 रखेंगे तो ऊपर भी 0 आएगा तो 0 आ जाएगा, लेकिन बाकी हर एक केस में 1 प्लस मोड x ऑलवेज ग्रेटर देन आएगा, बड़ी संख्या आएगी किससे, x से, चाहे वो प्लस की रखी जाए संख्या या माइनस की। तो जो भी संख्या यहाँ आने वाली है वो किससे छोटी आएगी, 1 से छोटी आएगी, 0 भी आएगी। तो इसका जो परिसर आएगा वो जब हम प्लस का रखेंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा और या उससे छोटा आएगा, और जब हम माइनस की संख्या रखेंगे तो वो -1 से +1 के बीच में ही आने वाला है। और सहप्रांत भी हमें क्या दिया है, सहप्रांत भी हमें -1 से +1 ही दिया है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि भैया परिसर बराबर है सहप्रांत के, अतः यह आच्छादक फलन है। और यही हमें सिद्ध करना था कि ये एकेकी भी है और आच्छादक भी। देखो जब भी ये पूछा जाएगा बड़ा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, और जब भी आएगा ये 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, तो 5 का आएगा या ये 8 नंबर का आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा विशेष प्रकार के सवाल नहीं बनते हैं,
एक बार के लिए आप चाहो तो अगर ये नोट ही कर लिया है तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ कि कुछ फलन ऐसे आएंगे जिनके परिसर को निकालने में आपको दिक्कत हो, तो परिसर निकालने का तरीका आप समझ लो यहाँ थोड़ा सा। कि अगर कोई भी फलन दिया है, मान लो एफ एक्स बराबर कल को दे दिया जाए कि 4x+5/2x+3, तो इसका हम परिसर कैसे निकालेंगे। तो इसको अगर हमें ये चेक करना है कि एक एक ये है या नहीं है, तो वही काम करेंगे, fx1 बराबर fx2 लगाएंगे और यहाँ रख के देखेंगे कि 4x1+5/2x1+3 और 4x2+5/2x1+3 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x2 है। ठीक है, तो 4 दूनी 8 x1 x2 प्लस 5 दूनी 10 x2 प्लस 12 x1 प्लस 15 बराबर यहाँ पे क्या आएगा 8 x1 x2 प्लस 10 x1 प्लस 12 x2 और प्लस 15। अब देखो x1 x2 वाले से x1 x2 15 से 15 कट गया। अब यहाँ 12 x1 है और यहाँ 10 x1 है, तो 2 x1 इधर बच जाएंगे, यहाँ 10 x2 है और इधर 12 x2 उधर लेके जाएंगे तो 2 x2 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो x1 बराबर क्या आएगा x2। इस तरह से हम एक एक ही तो सिद्ध कर लेंगे। दिक्कत आती है आच्छादकता में, तो आच्छादक को कैसे सिद्ध करेंगे समझो। आच्छादकता के लिए हमें चाहिए परिसर, तो परिसर निकालने का तरीका होता है कि मान लेंगे इसे माना y बराबर ये दिया है 4x+5/2x+3। फिर अगला काम करेंगे कि x का मान y के पदों में ज्ञात करो। ठीक है, तो जब y के पदों में ज्ञात करेंगे तो y का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस 3y बराबर 4x+5। तो जिसमें एक्सेस को एक तरफ कर लो तो 2xy माइनस 4x बराबर 5 माइनस 3y और ये आ जाएगा y कॉमन, x कॉमन आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 2y माइनस 4 बराबर 5 माइनस 3y और ये यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आएगी, x बराबर आ जाएगा 5 माइनस 3y बट्टे 2y माइनस 4। अब परिसर या वो प्रांत हम निकालते हैं तो वैल्यू कैसे निकालते हैं कि अब यहाँ पे हम ये चेक करेंगे ये कब अपरिभाषित होगा, तो जब नीचे वाला 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो 2y माइनस 4 बराबर नहीं होना चाहिए 0, तो 2y बराबर नहीं होना चाहिए 4, मतलब y बराबर नहीं होना चाहिए 2। तो जो परिसर आया वो क्या आ जाएगा r माइनस 2, r में से केवल 2 को हटा देंगे वो परिसर हो जाएगा। इस तरह से हम परिसर निकालते हैं, ये परिसर निकालने का तरीका होता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पे, जो दूसरा चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिंपल चैप्टर है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा 10 या 15 मिनट में आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो कुछ ये लिखा हुआ है कि एफ एक्स से बाई में एक एक आच्छादक फलन है, तो एक अद्वितीय फलन जी बाई से एक्स इस प्रकार परिभाषित हो कि जी बाई बराबर एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू एक्स इस प्रकार है कि बाई बराबर एफ एक्स, फलन जी एफ का प्रतिलोम कहलाता है, इसे एफ इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको समझ में आए ना आए, आपको ये समझ लेना है पहली चीज कि साइन इनवर्स एक्स बराबर ये नहीं होता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का प्रतिलोम प्रदर्शित करने का तरीका है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, जो पूरे पे इनवर्स लगा है वो, ये साइन इनवर्स एक्स और दूसरा है साइन एक्स पे घात -1, ये दोनों बराबर नहीं है, ये बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, आपको बस क्या ध्यान रखना है कि ये इनवर्स को प्रदर्शित करने का तरीका है और इसमें याद क्या करना है आपको, ये याद करना है, ये पूरी टेबल आपके मैथ में भी बनी होगी कि अगर बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स है तो प्रांत इसका ये होता है और परिसर -π/2 से +π/2 होता है। कॉस इनवर्स एक्स का परिसर 0 से पाई होता है और इसका जो प्रांत होता है वो -1 से +1 ही होता है, दोनों का प्रांत सेम है, परिसर अलग अलग है। ऐसे टेन इनवर्स एक्स का परिसर है, उसमें केवल सेम ऐसा ही है, केवल बराबर के चिन्ह नहीं आए। कॉट इनवर्स एक्स का परिसर सेम दूसरे के जैसा है लेकिन इसमें भी बराबर के चिन्ह नहीं आए। सेक इनवर्स एक्स में 0 से पाई के बीच में होता है, ये भी सेम ऐसा ही है, केवल इसमें क्या है π/2 को छोड़ना है
और कोसेक इनवर्स का सेम साइन के जैसा है, उसमें से 0 को छोड़ना है, ठीक है। ये चीजें हम ध्यान रखेंगे। किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसके मुख्य मान अंतराल में स्थित है, उस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। कुल मिला के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान को ज्ञात करने के लिए हमें उनके प्रांत और परिसर ध्यान रखने हैं, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म इसमें कुछ लिखे हुए हैं, इनको अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो तो और भी अच्छा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ में समझा दे रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमें परिसर और सहप्रांत याद है तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होगा। कब होगा? अब देखो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ये इसमें साइन इनवर्स बाहर है, ठीक है, और एक्स अंदर है। तो बाहर इस एक्स की जगह पे हमने क्या रखे होंगे? कोण रखे होंगे। तो जब कोण की बात आए कि रखा यहाँ कोण गया होगा, तो आप समझो कि जो कोण होगा वो x बिलोंग्स टू क्या से क्या आएगा? -π/2 से +π/2 होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। यानी कि साइन इनवर्स साइन π/6 लिखा है तो ये π/6 हो जाएगा, लेकिन यहीं पे साइन इनवर्स साइन 3π/2 लिखा है तो ये बराबर नहीं होगा 3π/2 के, क्योंकि ये 90 से बड़ा मान हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे साइन और साइन इनवर्स x होता तो ये x हो जाता अगर x का मान -1 से +1 के बीच में होता, अन्यथा ये x नहीं होगा, ठीक है। यही चीज इसमें समझाएगी। ये देखो cos साइन के साइन इनवर्स x, तो x का मान कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए? -1 से +1 के बीच में। और साइन इनवर्स साइन x है तो x का मान -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। ये हमें सारी कंडीशंस याद रहेंगी अगर हमें प्रांत और परिसर याद होंगे तो, फिर हमें ये चीजें याद रखने की कोई भी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि क्या इनका यूज होगा। अब कॉट इनवर्स -1/√3 दिया है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले हमें याद क्या करना है कि कॉट का परिसर क्या होता है। तो कॉट का परिसर होता है कॉट एक्स, वो होता है 0 से पाई के मध्य में, और वो भी यहाँ पे ब्रैकेट जो यूज होते हैं वो स्मॉल होते हैं, 0 से पाई, ये इसका परिसर। अब जो मान आएगा वो इसके बीच में ही आएगा, अगर बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है तो नहीं आएगा। तो कॉट इनवर्स, अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस के कॉट π/3, यानी कॉट 60 की वैल्यू लिखी हुई है। अब इसमें याद हमें क्या और चीज होनी चाहिए कि जो हमारे त्रिकोणमितीय के जो फॉर्मूले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की पूरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसको एक बार पढ़ लें, और आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए कि कैसे मान बदलते हैं, ठीक है। अब जैसे हम जानते हैं कि कॉट जो होता है वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। कॉट पॉजिटिव होता है यहाँ, और कॉट पॉजिटिव होता है यहाँ, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ वाली जो वैल्यू है वो हम ले नहीं सकते, ठीक है, तो कहाँ वाली वैल्यू आएगी? इन दोनों के बीच में ही आनी चाहिए, यानी 0 से पाई के बीच का ही मान यहाँ पर लिया जा सकता है। यहाँ तो पॉजिटिव होता है, माइनस कहाँ होगा? यहाँ, तो ये मान आ सकता है इसमें। ये वाला मान नहीं लेंगे क्योंकि ये नहीं आ सकता, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको? यानी कि कॉट पाई माइनस π/3 की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस के कॉट π/3। तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस π/3, ठीक है। और ये आ जाएगा कॉट इनवर्स कॉट 2π/3। अब कॉट से कॉट को हटा सकते हैं और आंसर होगा 2π/3। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। दूसरा क्वेश्चन समझ लो, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे तो हम आराम से tan इनवर्स tan π/3 लिख सकते हैं, माइनस कॉट इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा? कॉट माइनस का π/6, ठीक है। और ये आ जाएगा π/3 माइनस कॉट इनवर्स, और इसको लगा सकता है कॉट पाई माइनस π/6, तो ये आ जाएगा π/3 माइनस पाई और माइनस π/6। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? π/3 माइनस पाई माइनस π/6, तो माइनस पाई
और प्लस पाई बाई 6। तो ये आएगा आंसर माइनस का 5 पाई बाई 6। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x दिया है। तो ये किस का मान होता है साइन में, ये होता है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 की वैल्यू। तो ये हो जाएगी tan इनवर्स x के बराबर। तो पाई बाई 6 बराबर tan इनवर्स x। तो x बराबर हो जाएगा tan पाई बाई 6, यानी tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो ये आंसर होगा, ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जा सकता है कि साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4 का मुख्य मान बताओ। अब मुख्य मान बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो ये मुख्य मान में नहीं आ रहा है, तो हम वहीं पहुंचेंगे कि इसके परिसर के हिसाब से कि जो मान आएगा वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 के मध्य में आना चाहिए। तो साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4 दिया है। तो 7 पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे समझो, यहाँ से अगर हम माइनस पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 के बीच में ही रहना है हमें, ठीक है। तो ये माइनस पाई बाई 2 यहाँ आएगा और प्लस का पाई बाई 2 यहाँ आएगा, सॉरी प्लस का पाई बाई 2 यहाँ आएगा। तो इसको इन दोनों के बीच में ही रखना है। तो इन दोनों के बीच में रखने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ इसकी जो वैल्यू है 7 पाई बाई 4 ये लगभग 2 पाई के पास में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 2 पाई माइनस। अब देखो क्या माइनस करेंगे 7 पाई बाई 4 आ जाए, तो पहले से ही 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 4 करके देख लो। तो ये कितना आ जाएगा 8 पाई माइनस 7 पाई बाई 4। तो ये आ जाएगा पाई बाई 4, यानी कि पाई 2 पाई में से अगर हम पाई बाई 4 को माइनस कर दें तो 7 पाई बाई 4 आ जाएगा। अब साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो अगर इसको आप समझो तो ये 0 यहाँ होता है पाई और यहाँ होता है 2 पाई, और 2 पाई में से कुछ भी घटाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, तो ये माइनस का आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस का साइन पाई बाई 4, और इसको लिखा जा सकता है साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 4। तो आंसर आएगा माइनस का पाई बाई 4। इस तरह से हम इसका मुख्य मान निकालेंगे, ठीक है। अब कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है, तो कॉस इनवर्स कॉस अगर इसको माइनस लिखा जाए तो ये क्या आएगा पाई बाई 3, और इसको लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है माइनस के कॉस पाई बाई 3, ठीक है। ये यूज हुआ यहाँ पे, तो यहाँ से वैल्यू निकल के जो आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3, तो यहाँ से वैल्यू निकल आएगी 2 पाई बाई 3। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स। अब देखो इतने सवाल आप कर चुके हो तो आप इसको भी आसानी से कर दोगे, साइन इनवर्स कॉस। अब साइन इनवर्स √3/2, तो ये किसकी वैल्यू होगी पाई बाई 3 की, और कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 6, ठीक है। अब इसको हमें सरलतम रूप में व्यक्त करना है कि कैसे से सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन कोई आएगा तो आपको x की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना होता है। तो मान लेते हैं कि माना x बराबर सेक थीटा। अगर हम x बराबर सेक थीटा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि x² माइनस 1 दिया है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या हो जाएगा हमारा tan² थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कॉट इनवर्स 1/√sec² थीटा माइनस 1। तो कॉट इनवर्स 1/√tan² थीटा, और ये आ जाएगा कॉट इनवर्स 1/tan थीटा, और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा, और यहाँ पे वैल्यू निकल आएगी थीटा, और थीटा ये माना है तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स x। तो वैल्यू आ गई सेक इनवर्स x, ठीक है।
अब देखो इसमें जो ट्रिक एक होती है उस ट्रिक को और समझ लो। मान लो कि ये आपका बाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, तो क्या याद रखेंगे इसमें, उनको समझ लो पहले तो, कि इसमें ऑल आएंगे और कब आएंगे, जब एक्स जीरो से बड़ा हो। ऑल का मतलब है इसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सारे के सारे पहले में आएंगे। कब आएंगे, जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हो। इस ट्रिक को अगर आप ध्यान रखोगे तो 1 मिनट में आप आंसर निकाल पाओगे। इसमें कब पहुंचेंगे, जब x लेस देन जीरो हो, और इसमें भी तब पहुंचेंगे जब x लेस देन जीरो हो। इसमें तब आएंगे जब हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात साइन इनवर्स या टेन इनवर्स या कोसेक इनवर्स आएगा। ऐसे इसमें तब पहुंचेंगे जब हमारे पास कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स या कॉट इनवर्स आए। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो जो एंगल की वैल्यू आपने याद की है वही थीटा का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर आएगा, जो थीटा निकल के आएगा उसका माइनस होगा, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा पाई माइनस थीटा। इसका कभी यूज नहीं करना है। अब देखो कैसे यूज होगा इसको। जैसे मान लो आपको पूछा टेन इनवर्स माइनस के 1/√3 की वैल्यू बताओ, तो अब 10 आया तो और माइनस आया है तो x ये है, ये जो लिखा हुआ है वो है हमारा x, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है वो कैसा है, माइनस का है, तो हम यहाँ पहुंचेंगे या हम इस फोर्थ में आएंगे। तो 10 यहाँ पे है, तो यहाँ पे वैल्यू ये सोचनी है आपको कि 10 में 1/3 वैल्यू किसकी होती है, 10 में 1/3 वैल्यू होती है पाई/6 की। तो आंसर ये हो गया थीटा, और आंसर क्या आ जाएगा, माइनस लगा के, वही आंसर है, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही करना है आपको। जैसे मान लो आपको पूछा जाता कि कॉस इनवर्स, अभी हमने सॉल्व भी किया था, -1/2 की वैल्यू क्या आएगी। अब कॉस आया है और माइनस का आया, तो हम यहाँ पहुंचे, कॉस यहाँ है, ठीक है। अब आंसर जो आएगा वो आएगा पाई माइनस थीटा, तो पाई में से क्या घटा देंगे, पाई/3, तो आंसर क्या आया, 2 पाई/3 आया। देखो अभी हमने सॉल्व किया था इसको, तो ये आंसर हमारा क्या निकल के आया, 2 पाई/3। तो इस ट्रिक को अगर आप याद रखोगे तो आप बहुत इजीली सारे ही क्वेश्चनों पर, इसमें देखो आंसर आपको सीधा मिलेगा। अगर बहुविकल्पी आया तो ही ट्रिक लगाना, नहीं तो आप जो मैंने आपको मेथड से करके बताया उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 साइन इनवर्स x बराबर दिया है, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम LHS की जगह पे हम RHS है सॉल्व करने को। तो यहाँ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। तो मान लेते हैं कि माना x बराबर साइन थीटा, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 थीटा, और थीटा क्या माना है हमने, साइन को, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स, और यही हमारा LHS है, ठीक है। इस तरह सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 4/5 बराबर हमें लाना है टेन इनवर्स 3/4। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो मान लेते हैं कि माना x बराबर है cos इनवर्स 4/3, तो cos x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब cos थीटा, सॉरी 5 है यहाँ पे 3 की जगह पे, अब cos x बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें और उसमें देखें कि आधार कितना दिया है, 4, और कर्ण दिया है 5, तो ये 3 आ जाएगा। अब 10x बराबर निकालो, तो 10x बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो 3/4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, टेन इनवर्स 3/4 हो जाएगी। अब क्योंकि x किसके बराबर माना है हमने, cos इनवर्स 4/3 है 5 के, तो cos इनवर्स 4/5 की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो इसको कैसे करेंगे। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉट इनवर्स अंडर रूट
1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा तो है ही नहीं इसमें, एक्स है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2। ठीक है, सेम ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2। नीचे भी सेम वही आएगा कि अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब देखो समझो ध्यानपूर्वक कि ये क्या लिखा है। एक की जगह पे तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर कुछ भी वैल्यू लिखी जा सकती है। और साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2, ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से कॉट इनवर्स, पहले अंडर रूट में क्या आएगा, साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। इसमें देखो जब भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे या दिया जाएगा क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखा होगा कि जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगी। तो ये तब होगा जब 0 से π/4 या π/2 तक वैल्यू दी जाएगी तब। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन की जगह, अब देखो यहाँ उल्टा बाहर निकलेगा। जब भी हम इसको स्क्वायर रूट से इसको हटाएंगे और कॉस साइन को पहले और कॉस को बाद में लिखा, तो 0 से लेके 45 के कोण तक साइन जो होता है वो छोटा होता है और कॉस होता है बड़ा। तो ये वैल्यू हम बाहर निकाल देंगे, तो बाहर निकलने वाली वैल्यू में माइनस की वैल्यू बड़ी हो जाएगी और प्लस की वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो बाहर निकलने वाली कुल वैल्यू माइनस की होगी। और हम ये जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर से कभी भी माइनस की संख्या बाहर नहीं निकलती। तो कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 बाहर निकलेगा। ऐसे ही नीचे साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन एक्स अपॉन 2। अब साइन से साइन कट गया और इधर कॉस से कॉस कट गया, तो यहाँ ऊपर बचा 2 कॉस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 2 अपॉन साइन एक्स अपॉन 2। 2 भी आएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स अपॉन 2, तो कॉट से कॉट चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा एक्स अपॉन 2। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखो सिलेबस में कुछ और भी चीजें थी पिछली साल जो इस साल हटा दी गई है, पर एटलीस्ट इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को, इस प्रकार के क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, काफी लंबी वीडियो होगी। आगे से कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो ना बने। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको ये क्वेश्चन जो भी है वो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आगे भी मेहनत की जाए, तो प्लीज कमेंट करके अपना जो भी रिव्यू हो, अच्छा हो तो अच्छा दें, बुरा हो तो बुरा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।